डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता देते हैं, ये जो इसके अंदर आपको मिलेंगे 65 टू 70 क्वेश्चंस, और 65 टू 70 क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज CKMB लेवल आफ्टर MI के बाद में CKMB का जो लेवल होता है वो कितने टाइम के बाद में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थे आपके पास में, 4 ऑप्शन में, 6 to 8 आवर्स, 6 to 7 डेज, 1 to 2 आवर्स और 7 to 14 डेज। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ CKMB की, तो जो CKMB का जो नॉर्मल लेवल होता है वो राइज आफ्टर MI होने का, उसका टाइम पीरियड होता है 3 to 6 आवर्स। नॉर्मली जो राइज होता है वो 3 to 6 आवर्स के अंदर राइज होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अंदर आपको कहीं 3 to 6 आवर्स नहीं है। यहाँ ऑप्शन में आपको देखिए 1 to 2 आवर्स है और 6 to 8 आवर्स है, जो यहाँ पे क्या होते हैं ऑप्शन आपको सेलेक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है 3 to 6 आवर्स का ऑप्शन नहीं, तो आपको 6 to 8 आवर्स का ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 6 to 8 आवर्स CKMB का लेवल यहाँ बढ़ता है। तो CKMB के बारे में और बात कर लेते हैं। ये फर्दर ये सारी मतलब ब्रीफली बताने का, इन्फॉर्मेशन देने का ये रहेगा, क्योंकि जो दिल्ली एम्स का जो पैटर्न रहता है एग्जाम्स का, उसमेमें आपका 30 to 40% रिपीटेशन आता है। क्या रहे 30 to 40% पिछले एग्जाम्स में। जैसे ये नॉर्थ सेट हुआ है, तो नॉर्थ सेट जब वो 2021 का जो नॉर्थ सेट होगा उसके अंदर आपको क्या करेगा, इसमें 30-40% रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो बनाने जा रहे हैं वो विद एक्सप्लेनेशन बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन, फॉलोइंग इमेज वाइट पाइपलाइन इज यूज फॉर विच गैस। जो वाइट पाइपलाइन है वो कौन से गैस में यूज करेंगे। तो ऑप्शन आपके पास में थे नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, फ्रेश एयर और सक्शन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो चारों पाइपलाइन है उसके बारे में 1 by 1 अपन सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए जो वाइट पाइपलाइन होती है वो किसके लिए होती है, आपका ऑक्सीजन के लिए वाइट पाइपलाइन रहती है। उसके बाद में दूसरी जो पाइपलाइन है आपकी ब्लू पाइपलाइन जो दिखाई दे रही है, ये होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो अपना एनेस्थीसिया के अंदर आप गैस को यूज में लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू पाइपलाइन। उसके बाद में ब्लैक पाइपलाइन जो होती है वो होती है किसके लिए, फ्रेश एयर के लिए। फ्रेश एयर जहाँ नीड होती है वहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ ब्लैक पाइपलाइन लगी हुई है। उसके बाद में फोर्थ वन इज़ द येलो पाइपलाइन। येलो पाइपलाइन किसकी होती है, येलो पाइपलाइन होती है आपकी यहाँ पे सक्शन की। तो सक्शन की येलो पाइपलाइन। तो अभी तो क्या है वाइट पाइपलाइन पूछा है, तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, ब्लैक के बारे में, येलो के बारे में, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ 31 वीक गेस्टेशन कैम इन ED विथ चीफ कंप्लेन ऑफ सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प एंड प्रोफाउंड ब्लीडिंग, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट द डायग्नोसिस। तो यहाँ पे आप पेशेंट को क्या है, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प है और प्रोफाउंड ब्लीडिंग है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर उसको ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती और पेन लेस होती, तो वो क्या था, वो था आपका प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ब्राइट ब्लीडिंग होती है और पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वो प्लेसेंटा प्रीविया में होती है। और अब्रप्टियो प्लेसेंटा की बात करूं यहाँ पे, तो अब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या रहता है, अब्रप्टियो में कॉन्सील्ड और रिवील्ड, ये अलग अलग टाइप के जो रहती हैं ब्लीडिंग। तो उसके अंदर आपको प्रोफाउंड ब्लीडिंग मतलब कम देखने को मिलती है, मिल सकती है लेकिन कम मिलती है। और अब्डोमिनल क्रैम्प यहाँ पे अब्डोमेन में क्या रहता है, उसका टेंडरनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है अब्रप्टियो में। नेक्स्ट बात करते हैं रप्चर्ड यूट्रस। यूट्रस जब रप्चर हो जाएगा तो आपको सीधी सी बात है प्रोफाउंड ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है, और अब्डोमिनल क्रैम्प भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूट्रस रप्चर होगा तो क्या होगा, हीमोपेरिटोनियम भी होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होगी, तो वहाँ पे अब्डोमिनल क्रैम्प भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो क्या हो गया, रप्चर्ड यूट्रस यहाँ पे सही जाएगा। उसके बाद में प्रेसिपिटेटेड लेबर का यहाँ पे वो नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर कि ये इमेज दे रखी थी और पूछा गया था ये क्या है, तो ये आपका ओरोफेरिंजियल एयरवे होता है। क्या होता है दोस्तों, ओरोफेरिंजियल एयरवे, जिसको और किस नाम से जानते हैं, गुडल एयरवे के नाम से जानते हैं। ओरोफेरिंजियल एयरवे या फिर गुडल एयरवे, यहाँ पे अपन इसको जानते हैं, एयरवे में काम में लिया जाता है, एयरवे मेंटेनेंस के लिए। जैसे किसी पेशेंट को इंटूबेटेड मतलब ET डाल रखा है, तो उसके साथ में टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए आप इसको डाल सकते हैं। और दूसरे वे में भी अगर एयरवे को टंग फाल से बचाना है तो आपको क्या करना रहेगा, गुडल एयरवे को डाल देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, गुडल एयरवे के बारे में, यहाँ ऑप्शन में आपका क्या है, गुडल एयरवे क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और दे रखा था आपको, पूछा गया था कि ये जो ऑरेंज
ऑरेंज कलर का जो कैनुला है ये किस नंबर का कैनुला रहेगा? ऑप्शन में दे रखा था 16, 14, 18 एंड 20। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा 14 नंबर का कैनुला है आपका। यहाँ पे कौन सा नंबर का कैनुला है? ये 14 नंबर का। अब यहाँ पे क्या है, इसने 14 नंबर का कैनुला लार्ज बोर कैनुला होता है, वैसे रेयरली यूज़ किया जाता है ना, बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है वैसे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पे इसका फ्लो जो रहता है कि फ्लो क्या रहे, तो इसका जो फ्लो होता है वो 250 ml पर मिनट रहता है। कितना? 250 ml पर मिनट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। चीज़ें वही रहती है लेकिन उन्हीं चीज़ों के अंदर अंदर जाके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 240 ml पर मिनट होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बाकी जो होते हैं जैसे कि ये 16 नंबर का है, इसका भी फ्लो कितना 180 ml पर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसी तरीके से ध्यान में करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फास्टिंग ब्लड शुगर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन टू डिटरमाइन जीडीएम? गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने जो क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग जो फास्टिंग का जो ब्लड शुगर होता है वो फास्टिंग का ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है अबो 95, अबो 92, अबो 96 और अबो 93 mg/dl। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो है आपका अबो 95 mg/dl। नया क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है? फास्टिंग जो रहता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कितना यहाँ पे मानेंगे अपन? अबो 95 mg/dl। ये अमेरिकन और WHO दोनों यहाँ पे इसी फास्टिंग को मानते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये कैसे क्या क्राइटेरिया करते हैं? तो उसके लिए क्राइटेरिया करने का आपको ये पता होना चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें जीडीएम को डायग्नोस करने के लिए, तो उसके अंदर कितना 75 ग्राम % में क्या हो उसको क्या देते हैं, शुगर देते हैं। और उसके बाद में आफ्टर 1 आवर 2 आवर क्या करते हैं, इसका ब्लड शुगर चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर फास्टिंग का देखा जाए तो यहाँ पे उसमें भी 95 mg/dl सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे आफ्टर 1 आवर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आफ्टर 1 आवर की बात करें तो यहाँ पे अब वो 120 और आफ्टर 2 आवर्स की बात करें तो अब वो 155 होगा। तब अपन क्या कह देंगे कि इस जो लेडी है इसको क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम के पर्पज़ से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसमें क्या है, विच इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट प्रोवाइड स्वीट स्मेल और पंजेंट स्मेल? स्वीट और पंजेंट स्मेल कौन कौन सा है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है वो सही जाएगा। वो कौन सा है? सेवोफ्लोरेन। कौन सा? सेवोफ्लोरेन, जिसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है और पंजेंट स्मेल होती है। स्वीट और पंजेंट स्मेल यहाँ पे होती है किसकी? सेवोफ्लोरेन की। अब बात करते हैं इनके बारे में। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में, ये तो पिछली बार जो एग्जाम्स में आया था उसके अंदर ये पूछा गया था, ये जो येलो टॉप वाला जो ये एनेस्थीसिया कंटेनर होता है जिसके अंदर वेपोराइजर डालते हैं, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक डालते हैं, ये किस येलो कलर वाला कौन सा मतलब इसके अंदर एजेंट डालेंगे? तो इसमें डालेंगे सेवोफ्लोरेन। तो अब की बार क्या हुआ, इसका स्मेल पूछ लिया। तो नेक्स्ट टाइम में और क्या पूछा जा सकता है? तो इसी के बारे में अंदर से ऊपर नीचे कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ये जो होता है आपका पर्पल कलर का, ये किसके लिए होता है? आइसोफ्लोरेन के लिए होता है ना। तो आइसोफ्लोरेन है उसका पर्पल कलर का होता है। तो ये चीज़ें क्या है एग्जाम्स में मतलब इनके अंदर अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉपिक वही रहते हैं लेकिन उन्हीं चीज़ों के अंदर से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन इन्फेंट हैव वीपी शंट एंड हैव सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे, हाउ पीडियाट्रिक नर्स एंटिसिपेट टू राइज ICP? यहाँ पीडियाट्रिक नर्स को देखना है कि उस जो सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे है बच्चे का, तो उसके अंदर ICP बढ़ने का साइन क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बल्जिंग फॉन्टानेल, डिक्रीज SpO2, तीसरा है डिक्रीज डिक्रीज ब्लड प्रेशर और फोर्थ वन इज द ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे क्या है, अगर वीपी शंट अगर क्या होगा ऑक्लूड हो जाएगा तो वहाँ पे जो फॉन्टानेल है वो बल्ज हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बल्जिंग फॉन्टानेल क्या है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। देखिए ये कौन सा प्रोसीजर है यहाँ पे, ये प्रोसीजर देखिए यहाँ पे जो इसने प्रेस कर रखा है वो क्या है,
फील करने वाला यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी से ये एबीजी की सैम्पलिंग की जा रही है। क्या हो रहा है, रेडियल आर्टरी से एबीजी की सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है और यहाँ से एबीजी की सैम्पलिंग हो रही है। ये इनके हाथ में हेपेरिनाइज्ड सिरिंज होता है जिसे एबीजी सैंपल निकाला जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कि आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। क्या है ये, एबीजी सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया, एबीजी सैम्पलिंग, विनर सैम्पलिंग, एडमिनिस्टर मेडिकेशन या फिर एडमिनिस्टर पीपीडी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही है, एबीजी सैम्पलिंग इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सोन इमेज सो विच आर्टरी पाल्पेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी आर्टरी को पाल्पेट किया जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, इलियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी। तो सीधी सी बात है, जो रेड यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सी आर्टरी आपको पाल्पेट करते हुए दिखाई दे रही है, रेडियल आर्टरी, सीधी सी बात है। तो कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर, रेडियल आर्टरी इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विच वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा वैक्सीन है वो क्या है, मतलब फ्रोजन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा वैक्सीन रहेगा, वो आपका वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन इज़ द करेक्ट वन। बाकी जो मतलब जो फ्रिज के जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे इसको उनको रखा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता। तो ये आपका डीपीटी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सूचर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंग्वाइनल हर्निया। तो इंग्वाइनल हर्निया के अंदर कौन सा सूचर होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल प्रोलिन, ऑब्जर्वेबल वाइक्रेल, नॉन ऑब्जर्वेबल एथिलॉन या फिर नॉन ऑब्जर्वेबल स्टील सूचर। तो यहाँ पे बात करते हैं जिसने इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन अगर देखा है सर्जरी में तो उनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यूज में लेते हैं। यहाँ जो प्रोलिन होता है उस प्रोलिन सही में यूज में लिया जाता है। प्रोलिन क्या होता है, जो अब्डोमेन में मसल के ऊपर जो सीथ होता है उसको क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोलिन का यूज लेंगे। ऑब्जर्वेबल वाइक्रिल होता है वो वहाँ पे फैट क्लोजर में यूज किया जाता है, और यहाँ पे मसल में या फिर वेसल्स लाइगेट करने में वाइक्रिल का यूज किया जाता है। और नॉन ऑब्जर्वेबल एथिलॉन जो होता है वो जो हर्निया का जो इंसिजन है उसमें स्किन के सूचर लगाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन ऑब्जर्वेबल स्टील सूचर, तो ये स्टील सूचर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, स्टील सूचर, क्योंकि स्टील सूचर वहाँ पे नहीं लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलोक्सोन चैलेंज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। यहाँ पे नेलोक्सोन चैलेंज टेस्ट क्यों किया जाता है। जो फर्स्ट पारी में आपको लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट पूछा गया तो यहाँ पे क्या पूछ लिया इन्होंने, नेलोक्सोन चैलेंज टेस्ट पूछ लिया। तो ये कहाँ किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन दे रखे हैं, ओपियोइड फिजिकल डिपेंडेंसी, डिटरमाइन द डोज ऑफ नेलोक्सोन, टू चेक ओप लेवल इन ब्लड और डिटेक्ट कैनाबिस लेवल इन ब्लड। तो यहाँ पे नेलोक्सोन चैलेंज टेस्ट जो होता है वो आपका ओपियोइड फिजिकल डिपेंडेंसी देखने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। व्हाट थिंक विल चेक इन साइन आउट, मतलब क्या होता है, जब ओटी के अंदर जब पेशेंट को लिया जाता है तो वहाँ पे क्या होगी, सर्जरी चेक लिस्ट होती है। और उस सर्जरी चेक लिस्ट से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स के अंदर बनता है। और यहाँ इसने क्या पूछा है कि साइन आउट के अंदर आप क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो साइन आउट होता है जब आपको सर्जरी जस्ट शुरू करनी ही है, बाकी सारा काम हो चुका है, आपको सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं, तो उस समय साइन आउट का होता है। तो सर्जरी शुरू होने से पहले क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, तो क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले पेशेंट बेड, ये आपका साइन इन में हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक मायो सर्जिकल ट्रॉली फॉर स्पंज एंड इंस्ट्रूमेंट, थर्ड वन इज द गिवन एनेस्थीसिया ड्रग, और फोर्थ वन इज द पोस्ट एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, चेक मायो सर्जिकल ट्रॉली फॉर स्पंज एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट, मतलब ये स्पंज और इंस्ट्रूमेंट काउंट पूरे काउंट सही तरीके से हो जाने के बाद ही सर्जरी को शुरू करते हैं, ताकि लास्ट में आपने को सारी चीज़ें उतनी की उतनी मिलनी चाहिए, कोई चीज़ें अंदर तो नहीं छूटी है। तो ये आप देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये मायो ट्रॉली को चेक करेंगे साइन आउट का प्रोसीजर के अंदर। तो ये आपको चेक करना होता है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज द हाइपरकैलेमिया ईसीजी शॉन। हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी किस तरह का दिखाई देता है, तो सबको पता है जो हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी कैसा होता है, टॉल टी वेव होता है और वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हाइपरकैलेमिया के अंदर देखने को मिलती हैं। तो टॉल टी वेव इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे टॉल टी वेव सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसटी डिप्रेशन और प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी। तो एसटी डिप्रेशन जो होता है वो आपका कहाँ, एक तो एंजाइना के केस में और दूसरा यहाँ पे हाइपोकैलेमिया के केस में देखने को मिलता है।
एंजाइना और हाइपोकैलिमा के केस में एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। वाइडेंड टी वेव जो होता है वो आपका हाइपर कैल्सीमिया के केस में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? हाइपर कैल्सीमिया के अंदर आपको वाइडेंड टी वेव देखने को मिलता है। और वाइडेंड क्यूटी इंटरवल जो होता है वो आपको कहाँ? हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया में जहाँ इम्पल्स ट्रांसमिशन कम हो जाता है तो आपको वाइडेंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 17 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इमेज, तो इमेज को आइडेंटिफाई करना था। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, पॉजिटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी या सक्शन थेरेपी। तो ये आपके क्या होती है? जैसे वुंड के लिए लगाई जाती है, ये क्या है? नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, जिसमें नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी होता है। इसमें क्या है? ये जो स्पंज होता है इसको इस तरीके से, और जो इसके में प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक सीलन, और यहाँ पे स्पंज पूरी तरीके से लगा लेते हैं। और वैक मतलब नेगेटिव प्रेशर मतलब इसमें से सक्शन किया जाता है ना। तो मशीन रहती है वो वैक्यूम बनाती है और इसमें से जितने भी जो सिक्रेशंस रहते हैं उसको क्या निकालती रहती है। और इस तरीके से जो वुंड है वो क्या है? सही तरीके से क्या है? पूरा अच्छे से क्लोज होता रहता है। तो यहाँ नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी यहाँ पे यूज़ में ली जाती है जब जो वुंड क्या है? बड़ा है और वो सही तरीके से भर नहीं रहा होता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। ए पेशेंट हैविंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 600 mg/dl, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड थिंग विल हैपन। तो एक जो ग्लूकोज अगर 600 mg हो गया है तो क्या चीज़ इसको हो सकती है? तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस नहीं है, मेटाबॉलिक का ही काम होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल ये मेटाबॉलिक का ही काम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 600 mg है तो क्या होना है? यहाँ पे सीधी सी बात है, जब पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है? कीटोन बॉडीज़ बनने लगती है। क्या होता है? कीटोन बॉडीज़। और कीटोन बॉडीज़ बनने की वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द राइट वन, क्योंकि 600 mg जब बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर हो जाता है तब कीटोन बॉडीज बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कीटोन बॉडीज़ की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगा बॉडी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन बॉडीज और क्या? डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 क्वेश्चन। गोजीपीबोमा रेफर्स टू। तो ये क्वेश्चन नया पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर कि गोजीपीबोमा क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। डिजीज रिटेन पार्ट आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, मिसिंग गोज इन अब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, कैंसर ऑफ द लिवर सेल और कैंसर ऑफ द ब्लैडर सेल। तो गोजीपीबोमा का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपने सर्जरी करते हुए अंदर छोड़ दी है अब्डोमन में, तो वो यहाँ पे आएगा मिसिंग गॉज इन अब्डोमिनल। कोई गॉज पीस या फिर लैपेट्स जो भी स्पंज होता है वो आपका अंदर छूट जाए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? गोजीपीबोमा यहाँ पे कहलाता है। तो बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द सर्जरी व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ऑफ ओटी असिस्टेंट। यहाँ पे ओटी असिस्टेंट की काम के बारे में पूछा गया है कि सर्जरी के बाद में ओटी असिस्टेंट का काम क्या रहेगा। तो एडमिनिस्टर फ्लूइड यहाँ पे ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटिंग ऑफ लेपेट्स एंड गॉज, थर्ड वन इज द सूचरिंग, फोर्थ वन इज द एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट। तो यहाँ बात करूँ मैं तो एडमिनिस्टर फ्लूइड का जो काम होता है वो क्या है? एनेस्थीसिया साइड में जो नर्स है उसका होगा या फिर सर्कुलेटिंग नर्स कर सकती है। काउंटिंग ऑफ लेपेट्स एंड गॉज, है ना, तो यहाँ पे काउंटिंग एंड लेपेट्स एंड गॉज किसका? यहाँ ओटी असिस्टेंट का काम हो सकता है कि जो सराउंडिंग में कितने कितने गॉज है। वैसे क्या होता है? स्क्रब। तो यहाँ पे ओटी असिस्टेंट, अब ओटी असिस्टेंट इसने कौन स्क्रब नर्स को माना है कि किसको माना है, ये आप वहाँ पे आपका यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्लियर नहीं चीज़ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओटी असिस्टेंट यहाँ पे अपन स्क्रब नर्स को मान के चल रहे हैं और स्क्रब नर्स या फिर जो ओटी असिस्ट करवा रहा है उस ऑपरेटिव को, उसका जो सर्जरी के लास्ट एंड में क्या काम रहेगा? काउंटिंग ऑफ लेपेट्स एंड गॉज का काम रहेगा। सूचरिंग कौन? डॉक्टर का काम होता है सूचरिंग का, और एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट होता है वो सर्कुलेटिंग नर्स या फिर एनेस्थीसिया साइड से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस शेप्ड इन सेल साइकिल रेफर्स एज, जो एस फेज जो होता है सेल साइकिल का, वो उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या है? रेप्लिकेशन इज द राइट आंसर, है ना, बाकी चीज़ें नहीं है। जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका एस फेज के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है, ये किसने दी थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी होती है वो क्या है? डोरिथिया ई और एम्स की थ्योरी थी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन बिलो इमेज। इमेज के अंदर जो पोजीशन दे रखी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सी पोजीशन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में, टेंडलैंडबर्ग, रामपेट पोजीशन, रोज पोजीशन या रिवर्स टेंडलैंडबर्ग। तो टेंडलैंडबर्ग के अंदर क्या करते हैं, ये आपकी पोजीशन कौन सी है, टेंडलैंडबर्ग पोजीशन है, ए इज द राइट आंसर। क्या है, जो टेंडलैंडबर्ग पोजीशन के आपके अंदर आपका हेड क्या रहेगा, हेड आपका बिलो किया जाता है और जो लेग होता है उसको अप किया जाता है। तो इस तरीके की जो पोजीशन है वो आपकी कौन सी होती है, टेंडलैंडबर्ग पोजीशन रहती है। मोस्टली कहाँ यूज में लेते हैं ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। तो जब क्या होता है, जब शॉक की कंडीशन रहती है, स्पेशली शॉक है ना, जो पेशेंट को एकदम से फेंटिंग होके या फिर शॉक की कंडीशन आ गई है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है, तो उस समय आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको टेंडलैंडबर्ग पोजीशन दे सकें ताकि आप क्या करें, हार्ट और ब्रेन का क्या सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और पोजीशन दे रखी है इसमें रामपेड पोजीशन है ना। तो रामपेड जो पोजीशन होती है वो किसमें, ओबेज पेशेंट के अंदर यूज में लेते हैं। और ओबेज पेशेंट के अंदर कैसे, इंटूबेशन वगैरह में आपका यहाँ पे रामपेड पोजीशन का यूज होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसके अंदर एज लाइक रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन ही होती है, लेकिन स्लाइटली उसको क्या करते हैं, स्लाइटली हेड को एलिवेट, हेड एंड को एलिवेट किया जाता है, वो होती है रामपेड पोजीशन। ओबेज पेशेंट के अंदर इंटूबेशन में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात है रोज पोजीशन। यहाँ पे जो रोज पोजीशन है वो कहाँ, ट्रैकियोस्टोमी कंडीशंस के अंदर, ट्रैकियोस्टोमी वगैरह में यूज में लिया जाता है रोज पोजीशन, जिसके अंदर आपको हेड क्या करेंगे, हेड एंड नेक को एक्सटेंड किया जाता है रोज पोजीशन के अंदर। और एक क्या सैंडबैग आपके जो बिलो शोल्डर्स लगाया जाता है, दैट इज द रोज पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन। रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन जो रहेगी आपकी जो नेक्स्ट इमेज में आ रही है, उसके अंदर आपको क्या है, हेड एंड को एलिवेट किया जाता है। जस्ट इसका ओपोजिट रहेगा टेंडलैंडबर्ग का पोजीशन का ओपोजिट, दैट इज द रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से आगे। ये देखिए आपकी कौन सी पोजीशन है, रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन इस तरीके की होती है। कहाँ देते हैं, GERD के केस में यहाँ पे रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन दी जाती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर आपको रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन देनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही किया आ जाएगा आपका, रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन आपको ऊपर दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए पेशेंट इज ऑन ADHD ट्रीटमेंट है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का एक बच्चा है, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है कंटिन्यूएशन में। तो एम्फीटामाइन इज गिवन, ठीक है, एम्फीटामाइन देते हैं। व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, इस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट पूछा गया था। तो इस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा। क्या रहेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन इज द राइट आंसर फॉर एम्फीटामाइन। चलिए नेक्स्ट, कैनिकोमेस्टिया, गम हाइपरप्लेजिया और टेनाइटस यहाँ नहीं रहेंगे, ये अलग अलग ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं। गम हाइपरप्लेजिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिनाइटोइन। फिनाइटोइन जो ड्रग होता है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, गम हाइपरप्लेजिया। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टेनाइटस, टेनाइटस किसका, एस्प्रिन का साइड इफेक्ट होता है। किसका होता है, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो ड्रग होती है, जो MI की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो क्या है, टेनाइटस क्या है, उसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया है, गायनेकोमेस्टिया भी यहाँ पे फिनाइटोइन का ही साइड इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका आइडेंटिफाई द बर्न कॉज, बर्न का जो कॉज है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। तो ये किस तरीके का बर्न है, ये एग्जाम्स के अंदर आपको दे रखा था, ये किस टाइप का बर्न है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन फटाफट से, मोनोपोलर कोटरी बर्न, बाईपोलर कोटरी बर्न, हुक बर्न या फिर हार्मोनिक बर्न, है ना। तो यहाँ पे मोनोपोलर कोटरी होती है, उसकी वजह से ये इस टाइप का बर्न यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो मोनोपोलर कोटरी, बाईपोलर कोटरी ये कहाँ सर्जरी के अंदर यूज में ली जाती हैं। तो मोनोपोलर कोटरी यहाँ पे राइट आंसर है। बाईपोलर कोटरी होती है जो भी क्या वेसल्स को क्या करने, कोगुलेट करने के लिए यूज में ली जाती हैं। बाईपोलर कोटरी माइनस जहाँ पे स्पेशली न्यूरो सर्जरी वगैरह में, इन सारी चीज़ों में, थायराइडोक्टमी, उनमें बाईपोलर कोटरी का यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे इस तरीके का बर्न कॉज नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हुक बर्न। हुक जो होता है वो कहाँ यूज में लिया जाता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जो हुक की कोटरी होती है वो यूज में लिया जाता है। हार्मोनिक भी आपका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट CPP ऑफ BP 90/60 mmHg व्हेन ICP इज 18, है ना। तो यहाँ पे BP दे रखा है आपको 90/60 और ICP कितना है, 18 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, CPP, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है,
CPP आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको BP से क्या निकालना रहेगा, आपका BP यहाँ पे दे रखा है 90/60। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मैप निकालना है। इसका मैप कितना होगा, तो मैप निकालने के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, 2 × डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। तो यहाँ पे बात करते हैं 2 × डायस्टोलिक कितना हो जाता है यहाँ पे बात करेंगे तो 60 × 2, ठीक है, 60 × 2, 2 × डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक मतलब 90/3। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया टोटल 210, 210। अब आप क्या करेंगे, इस 210 के अंदर कितना 3 का भाग लगाना है। तो जैसे ही आप 3 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आ गया। तो आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो कितना आ गया, मैप आपका आ गया MAP, मैप आपका कितना आ गया 70 आ गया। अब यहाँ पे इसने जो CPP होता है वो क्या होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है, वो क्या होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस ICP, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस ICP। तो यहाँ पे सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कब कहेंगे, जब मीन आर्टेरियल प्रेशर जो यहाँ पे 70 दे रखा है उसमें से ICP घटाना। तो ICP की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 18। तो यहाँ पे मीन कितना है 70 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 52। तो देखिए आपके ऑप्शन के अंदर 52 कहाँ है, तो 52D इज़ द राइट वन। तो फाइंड आउट CPP सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, जो कि ब्रेन के जो सही तरीके से परफ्यूजन होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और उसको सही तरीके से मेंटेन करना होता है। नॉर्मल CPP का ऑप्शन आ सकता है कि आपके पास में नॉर्मल CPP है वो कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर आपका 70 to 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 70 to 90 आपका CPP नॉर्मल परफ्यूजन प्रेशर होना चाहिए। और नॉर्मल मैप कितना होना चाहिए, भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है, मैप का वैल्यू जो नॉर्मल रहता है वो 60 to 100 रहता है ना, तो 60 to 100 आपका नॉर्मल मैप होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन आगे। आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो, ये कौन सा इमेज आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये जो इमेज है ऑप्शन देखते हैं फटाफट से, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑब्लिक डायमीटर या फिर ट्रू कॉन्जुगेट। तो ये जो है आपका डायगोनल कॉन्जुगेट है। कौन सा है दोस्तों, डायगोनल कॉन्जुगेट। ये जो डायगोनल कॉन्जुगेट क्या होता है, तो सीधी से आपको ध्यान रखना है, टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पे अपन बात करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाला जो पार्ट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, इसके लोअर बॉर्डर से अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी, तो यहाँ पे क्या है, ये सैक्रल प्रमोनटरी है, टिप ऑफ द सैक्रल प्रमोनटरी टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो अपन कॉन्जुगेट देखते हैं वो कौन सा होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट। हर एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। दिल्ली एम्स हर बार डायगोनल कॉन्जुगेट पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, TPN सॉल्यूशन शुड चेंज एवरी। जो TPN सॉल्यूशन होता है उसको कितने घंटे में चेंज करना होता है, तो यहाँ पे आपका 48, 72, 4 आवर्स या फिर 24 आवर्स। तो आपका आंसर जाएगा वो क्या है, 24 आवर्स इज द राइट आंसर। TPN सॉल्यूशन को हर 24 घंटे में चेंज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मॉइस्ट एंड वेट इन्फेक्टेड टिश्यू इज नॉन एज, तो मॉइस्ट एंड वेट इन्फेक्टेड टिश्यू जो उसका क्या बोलते हैं, मैसरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैसरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। प्रेग्नेंट वुमेन सेडेंट्री वर्क इन OPD, हाउ मैनी कैलोरी नीड फॉर दिस वुमेन। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है और सेडेंट्री वर्क स्टाइल है, तो उसके लिए कितने कैलोरी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो सीधी सी बात है, अगर प्रेगनेंसी है तो चाहे वो सेडेंट्री है या कुछ भी है, तो उसमें आपका 300 किलो कैलोरी रहता है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो 300 किलो कैलोरी वहाँ पे उसको क्या है, एक्स्ट्रा नीड रहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Patient admitted in ICU for treating hypokalemia with infusion in assessment. Nurse stopped the infusion and informed to हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो क्यों उसको इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देगी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों इन्फॉर्म करेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है टॉल्टी वेव, दूसरा स्लो बॉवल साउंड, तीसरा है वॉमिटिंग, फोर्थ वन इज द सो यू वेव ऑन ECG। तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया को ट्रीट कर रहे थे और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल गया, टॉल्टी वेव देखने को मिल गया, है ना। क्या, अगर आपको टॉल्टी वेव देखने को मिल गया इट मीन्स क्या हो गया, मतलब हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करे तो आपने क्या करवा दिया, ज़्यादा पोटेशियम दे दिया तो हाइपरकैलेमिया हो गया। तो हाइपरकैलेमिया क्या इंडिकेट करता है, टॉल्टी वेव इंडिकेट करता है। तो हाइपरकैलेमिया अगर हो गया है तो आप क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। तो इन्फ्यूजन को पहले आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म
करना होता है। ठीक है, बाकी वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका इतना नहीं रह रहा है। यू वेव कहाँ देखने को मिलेगा, सो यू वेव ऑन ईसीजी, वो आपको हाइपोकैलिमिया के अंदर ही देखने को मिलता है, लेकिन हाइपोकैलिमिया तो आपने ट्रीट कर दिया है। अगर आपको टॉल टी देखने को मिल रहा है इट मीन्स क्या, उसको हाइपर कैलिमिया हो गया, मतलब आपने डोज क्या है ड्रग्स उसको ज़्यादा हो गया है या फिर उसका हाइपोकैलिमिया ट्रीट होकर हाइपर कैलिमिया हो चुका है। ठीक है, तब आपको स्टॉप करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 35 फॉलोइंग विच कंडीशन सीन विथ कंटिन्यूड सक्शनिंग ऑफ एनजी ट्यूब। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आने वाला कि अगर क्या है एक पेशेंट जो सक्शनिंग मतलब क्या है, जो पेशेंट है उसको क्या है कंटिन्यूस सक्शनिंग है, सक्शनिंग कंटिन्यूस स्टमक के अंदर आपको एनजी ट्यूब से कंटिन्यूस सक्शन को जोड़ दिया गया है और कंटिन्यूस सक्शन से जोड़ दिया गया है, तो इस कंडीशन के अंदर किस टाइप का मेटाबॉलिक जो या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो स्टोमक होता है उसमें क्या होता है सारा एसिड होता है, तो कंटिन्यूस सक्शन रहेगा तो एसिड क्या करेगा यहाँ पे बाहर चला जाएगा सक्शनिंग के थ्रू। तो पीछे जो बॉडी के अंदर क्या है एसिड क्या हो गया, एसिड लॉस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो बेस जो होते हैं बेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब बेस बढ़ जाते हैं तो बेस की वजह से क्या होता है, बेस की वजह से आपका मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगा। तो कंटिन्यूस सक्शन होता है एनजी ट्यूब पे, उसको क्या होगा उस पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्किलोसिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फटाफट से बात करते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्रिप्शन 30 मिलीकुलेंट पोटेशियम इन्फ्यूजन, नर्स हैज सीन पोटेशियम वायल 40 मिलीकुलेंट पर 20 ml, हाउ मेनी ml टेक फॉर करेक्ट डोज। तो सीधा सा है, आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है कि सबसे पहले तो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू ml या फिर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डिजायर्ड डोज कितना है, तो डिजायर्ड डोज की बात करें तो 30 यहाँ पे मिलीकुलेंट में आपका डिजायर्ड डोज है, और हैज़ वायल पे कितना है आपके पास में 40 मिलीकुलेंट है, और कितने में है तो वो आपका 20 ml में है। ठीक है, हाउ मेनी ml टेक फॉर करेक्ट डोज, तो यहाँ पे आपका निकाल देंगे 30/2 इक्वल टू 15, तो 15 यहाँ पे आप देखिए 15 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 15 यहाँ ml में है तो आपका 15 ml इज़ द राइट आंसर। चीज़ों में उलझना नहीं है, फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चन को सही करके आना है। ठीक है, तो ये आपका 15 ml यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैक्टाइल एग्नोसिया कंडीशन इज सीन ड्यू टू अफेक्टेड विच लोब, है ना। तो यहाँ पे जो लोब की बात करें पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल। जो पैराइटल लोब जो होता है वो किसके लिए, पेन टच टेम्परेचर वगैरह के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे टैक्टाइल एग्नोसिया कंडीशन, तो ये किसके टच से रिलेटेड है, तो आपका कहाँ आएगा, ये पैराइटल लोब के अंदर आएगा, दैट इज द पैराइटल लोब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नर्स प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर थोरासेंटेसिस विच पोजीशन प्रोवाइड ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे थोरासेंटेसिस है, वैसे तो क्या होता है कि जो पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू जैसे जो पोजीशन कर रहे हैं उसमें आपका वैसे तो सेमी सिटिंग, थोरासेंटेसिस के कंडीशन में सेमी सिटिंग पोजीशन होता है, लेकिन जब वहाँ पे आपका कोई ऑप्शन सही तरीके से नहीं बैठ रहा होता है तब आपको यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे, और इस तरीके से ऑप्शन में जो सही तरीके से बैठ रहा है वो आपका अनअफेक्टेड साइड बैठ रहा है, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient admitted in ICU on mechanical ventilation with tracheostomy tube. Nurse seen monitor and found tachycardia, cardiac tachypnea, fall SpO2. What understand nurse, है ना। तो क्या क्या हो रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, टैकीपनिया हो रहा है और SpO2 फॉल हो रहा है ना। पेशेंट क्या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है SpO2 प्रोब मिसप्लेस, हो सकता है SpO2 प्रोब मिसप्लेस हो। मॉनिटर नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, मॉनिटर है वो सही तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। ET ब्लॉक हो चुका है, या फिर पेशेंट गोज टू ओवर सेडेशन। तो यहाँ पे ओवर सेडेशन यहाँ पे नहीं आएगा, ET ब्लॉक का देख लेते हैं। मॉनिटर नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, अगर नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ये तो चीज़ें आपको पहले से ही चेक करनी होती हैं जब आप लगा रहे होते हैं। SpO2 प्रोब मिसप्लेस ये भी तो चीज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही, तो मतलब कुछ तो दिक्कत है ना, तो ये नहीं आएगा। तो आपका ET ब्लॉक यहाँ पे सही जगह, जैसे पेशेंट का ET ब्लॉक हो गया तो उसका SpO2 फॉल होने लगेगा। जब SpO2 फॉल होने लगेगा मतलब पेशेंट को क्या होने लगा है, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से हमेशा क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोक्सिया होगा बॉडी में तो हमेशा क्या कराएगा, टैकीकार्डिया कराएगा और टैकीपनिया कराएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो मतलब उसका पेशेंट का जो एंडोटेकियल ट्यूब है वो
क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 वाई रिमूव द नेल पॉलिश फॉर प्री ऑपरेटिव पेशेंट। अब प्री ऑपरेटिव पेशेंट जो होते हैं उनकी जो नेल रिमूव होते हैं, सॉरी नेल पॉलिश होती है, उसको क्यों रिमूव किया जाता है? तो नेल पॉलिश जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे फॉल्स रीडिंग ऑफ SpO2 सही आंसर है। जो नेल पॉलिश होता है वो क्या है, जो SpO2 जो सेंसर होता है, जो प्रोब होती है, उसको डिटेक्ट करवाने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो इसलिए आपको पहले ही प्री ऑपरेटिव में ही आपको उसकी नेल पॉलिश को रिमूव कर देना है, ताकि आप SpO2 प्रोब जब फिंगर्स वगैरह में लगाए तो अच्छे तरीके से क्या करे, वो अपनी रीडिंग को दिखाए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंजरी पार्ट कंप्रेशन विथ कोल्ड एप्लीकेशन, व्हाट इज रीजन फॉर दिस अप्लाइड दिस एप्लीकेशन। तो जो इंजरी पार्ट पे आप अगर कोल्ड एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन रहेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फॉर इंक्रीज वेजोडाइलेशन, नेक्स्ट इज द फॉर रिड्यूस स्वेलिंग बाय डिक्रीज ब्लड सप्लाई, थर्ड इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, फोर्थ वन इज द फॉर इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू इंजरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे तो रिड्यूस स्वेलिंग बाय डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि आपका जब आप कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो वहाँ पे स्वेलिंग भी क्या है, कम होगी। ठीक है, तो ये आपका बी इज़ द करेक्ट वन यहाँ पे, टू रिड्यूस स्वेलिंग बाय डिक्रीज ब्लड सप्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवांस SpO2 मॉनिटर सीन एक्सेप्ट, है ना, ये क्वेश्चन कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है हमें। तो एडवांस SpO2 मॉनिटर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं एक को छोड़ के, है ना। तो एडवांस SpO2 जो मॉनिटर होता है उसके अंदर आपका SpO2, आर्टीरियल वेव, पल्स या फिर ECG चेंजेस। ये क्वेश्चन कुछ आधा अधूरा लग रहा है। अगर आप लोगों को अगर सही तरीके से याद आ गया है तो पूरा याद आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका 42 जो क्वेश्चन है उसके बारे में ज़रूर लिखें, ताकि मैं इसका सही तरीके से क्वेश्चन बना के इसका राइट आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो कुछ आधा अधूरा से क्वेश्चन है, ऐसे पुट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं। 42 के बाद में 43 इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंडीशन। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? तो हमेशा एसिडोसिस के कंडीशन के अंदर आपको H+ आयन बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? एसिडोसिस की कंडीशन। तो सीधा सा आंसर है यहाँ पे एसिडोसिस। ठीक है, तो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंडीशन कहाँ? एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलती है। क्यों, क्या होता है? जैसे देखते हैं अपन रीनल के अंदर, जब रीनल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है तो क्या है, वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर H+ किसके साथ में, SCO3 के साथ में मिलकर क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। जो H2 मतलब क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो एसिड बनाता है तो क्या करेगा, बॉडी में एसिडोसिस करेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या है, एसिडोसिस से संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 पेशेंट गोज फॉर Tensilon test after 5 minutes improve patient condition, but some time after condition worsening. Which medication expect from healthcare provider by nurse? मतलब क्या हुआ, एक पेशेंट को क्या टेंसिलॉन टेस्ट किया, लेकिन 5 मिनट के लिए तो कंडीशन इंप्रूव हुई, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, पेशेंट डिटेरियोरेट होने लग गया। तो इसका जो एंटीडोट पूछा गया है कि टेंसिलॉन टेस्ट या फिर एंट्रोफोनियम जो होती है ड्रग, उसका एंटीडोट क्या होता है। तो एंटीडोट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एट्रोपिन इज़ द राइट आंसर। एट्रोपिन सल्फेट होता है वो क्या रहता है, इस यहाँ पे टेंसिलॉन का एंटीडोट रहेगा। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक होता है यहाँ पे एट्रोपिन, एंटी कोलिनर्जिक। जो आपने ड्रग दी है वो कौन सी होती है, कोलिनर्जिक ड्रग होती है, तो आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नर्स असेस ए ल्यूकीमिया पेशेंट ब्लड रिपोर्ट इन रिपोर्ट विच इमेच्योर सेल्स आर इंक्रीजिंगली, है ना। ल्यूकीमिया पेशेंट्स के अंदर कौन सी जो सेल्स होती है वो इमेच्योर होती है और ज़्यादा इंक्रीज हो रखी है। तो ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ आपका सही जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है, तो इंक्रीज जो WBC काउंट यहाँ पे बढ़ गए हैं, या फिर जो भी आपका ल्यूकीमिया पेशेंट के अंदर जो इमेच्योर WBC बढ़ते हैं वो भी ल्यूकोसाइटोसिस ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट कम टू ED विथ केमिकल स्पिलिंग इन आई विच सॉल्यूशन यूज फॉर वॉश आउट आई एक्सेप्ट, मतलब सारे सॉल्यूशन जो यूज कर सकते हैं लेकिन एक को छोड़ के। तो यहाँ पे अपन बात करें ED के अंदर आया है और कौन सा सॉल्यूशन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे RL है, NS है, वाटर है, ये तीनों यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट पूछा है इसलिए तो यहाँ पे फॉर्मलिन को यूज़ नहीं करना है। बाकी तीनों RL, NS और वाटर
तीनों को यूज कर सकते हैं। और स्पेशली अगर इन तीनों में से भी पूछा जाए कि किसको अपन सही प्रायोरिटी देंगे तो वाटर इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में से पूछा जाए, ऊपर वाले तीनों में से पूछा जाए तो वाटर को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे ऑप्शन, सारे ऑप्शन में फॉर्मेलिन नहीं यूज करना होता है। फॉर्मेलिन कहाँ यूज करते हैं? फॉर्मेलिन आपका फ्यूमिगेशन की प्रोसेस में वहाँ पे, या फिर क्लीनिंग में, ओटी क्लीनिंग है, आईसीयू क्लीनिंग है, वहाँ पे एरियल फ्यूमिगेशन वगैरह में यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉर्मेलिन का दूसरा यूज जो होता है वो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, जैसे कि बायोप्सी वगैरह होती है उनके अंदर यहाँ पे फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फटाफट से। साइडेक्स इज आल्सो नोन एज, जो साइडेक्स होता है उसको, और मतलब क्या होता है साइडेक्स, यही पूछा है इसी क्वेश्चन के अंदर। तो साइडेक्स जो होता है वो एक्टिव ग्लूटाल्डिहाइड होता है। क्या साइडेक्स क्या होता है? एक्टिव ग्लूटाल्डिहाइड होता है। और ये क्या, कितने परसेंट में? जो साइडेक्स होता है जो पहले 2% में आता था, उसके बाद में 2.45% जो है ये यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो एक्टिव क्या होता है? जीटी होता है ये, ठीक है। अब जो है साइडेक्स के बारे में क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साइडेक्स में ये पिछली बार जो पूछा गया था ये था कि साइडेक्स को चेंज कितने दिन में करना होता है। तो यहाँ पे 14 डेज़ के अंदर चेंज करना होता है। साइडेक्स को कितने डेज़ में चेंज करना है? 14 डेज़ में। कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो साइडेक्स को 14 डेज़ के अंदर चेंज करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि जो साइडेक्स है, जो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं उसका कितने टाइम पीरियड तक रखते हैं। तो टाइम पीरियड जो रहेगा वहाँ पर आपका 20 to 30 मिनट्स रहता है। कितना? 20 to 30 मिनट्स रहता है। अब एग्जैक्ट अगर अलग अलग ऑप्शन करके दिया जाए तो यहाँ पे 20 मिनट्स इज द राइट आंसर रहेगा। 20 मिनट्स इज द राइट आंसर, अलग अलग करके दिया जाए। नहीं तो आपको एक ऑप्शन में 20 मिलेगा, एक में 30 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके से, तो 20 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड, यही आ गया वापस, डिसइंफेक्शन यूज फॉर। तो ये क्या होता है? ग्लूटाल्डिहाइड क्या है? यही साइडेक्स सॉल्यूशन है। और इसको किसके लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, लेप्रोस्कोपिक, ऑल मेटल इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट, या फिर प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो स्पेशली अपन बात करें तो ये कहाँ जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ लिया जाता है, ये लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ लिया जाता है। क्योंकि जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अगर ऑटोक्लेव करने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उनका क्या है, वो चीज़ें ख़राब होने की भी दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इन चारों ऑप्शंस के अंदर सही जाएगा। वैसे प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट में अगर अपन बात करें कि प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैसे ट्यूब्स एंड कैथेटर, यहाँ पे एंडोस्कोपी, जो सारी चीज़ें यहाँ पे एंडोस्कोपिक जो रहते हैं आपके सारे ब्रोंकोस्कोप वगैरह, वो इसमें साइडेक्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट आपका सही जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही नहीं बैठ रही है ना। ऑल मेटल इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? ऑटोक्लेव होता है। क्या होता है? ऑटोक्लेव। चलिए, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही आंसर है? लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट शिफ्टेड टू सर्जरी वार्ड, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ नर्स। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी? पहला है मेजर आउटपुट, दूसरा एस्टेब्लिश एयरवे, पोजीशन चेंज ऑफ, फोर्थ द वाइटल चेक, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या चांस रहते हैं, उसके अंदर एयरवे का फॉल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एयरवे को हमेशा प्रायोरिटी देना होता है पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर भी। तो एस्टेब्लिश एयरवे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। पेशेंट ट्रीटेड विथ मैनिटोल, नर्स चेक फॉर दिस पेशेंट। एक पेशेंट को मैनिटोल से ट्रीट किया जा रहा है। मैनिटोल इज द ऑस्मोटिक डायबिटिक ड्रग। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना रहेगा? तो वहाँ पे आपका देखते हैं फटाफट से, यूरिन आउटपुट आवरली, वाइटल साइन आवरली, फोर्थ आवरली, और आईसीपी मॉनिटरिंग, या फिर प्यूपिल रिएक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यूरिन आउटपुट आवरली जाएगा जब मैनिटोल दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। अगर आपका यूरिन, यहाँ पे पेशेंट का यूरिन आउटपुट सही तरीके से, इट मीन्स क्या है, मैनिटोल वर्किंग में है और उसका आईसीपी रिड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइसेप्स मसल स्ट्रेंथ असेस विथ, जो बाइसेप्स मसल होती है उसकी स्ट्रेंथ किसके साथ में असेस की जाती है? तो पहला है एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, दूसरा है फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, तीसरा है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, फोर्थ वन इज द एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जाएगा वो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जाएगा। क्या जाएगा? बाइसेप्स मसल की स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए एल्बो को फ्लेक्स करेंगे तभी आपके बाइसेप्स मसल की स्ट्रेंथ को असेस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Nurse assess cannulization site, found redness, painful swelling. Nurse understand about IV site कि IV site में क्या दिक्कत हो गई है, क्या क्या देखा है उसने।
उसने देखा है कि पेशेंट को रेडनेस हो गई और पेनफुल स्वेलिंग है। रेडनेस और पेनफुल स्वेलिंग क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? फ्लेबाइटिस। क्या इंडिकेट करेगा? फ्लेबाइटिस इंडिकेट करेगा। तो पेशेंट को क्या हो चुका है? फ्लेबाइटिस हो चुका है ना। इनफिल्ट्रेशन है। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन उसके अंदर देखेंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो वेन होती है वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वेन पूरी तरीके से हार्ड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नर्स असेस कैनुलाइजेशन साइट फाउंड एडिमा एंड कूलनेस, नर्स अंडरस्टैंड। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसका था? इनफिल्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन जैसे ही होगा तो क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होते ही जैसे ही फ्लूइड क्या हुआ टिश्यूज़ के अंदर, सबक्यूटेनियस प्लान के अंदर चला गया, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको एडिमा तो देखने को मिलेगा, साथ में कूलनेस भी देखने को मिलेगी। जो आपका फ्लूइड उसके अंदर गया है तो उसकी वजह से क्या है? कूलिंग देखने को मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स असेस ए बर्न पेशेंट फाउंड बोन एक्सपोजर विच डिग्री बर्न। तो यहाँ पे बर्न के बारे में पूछा गया है। तो बर्न का जो डिग्री रहता है उसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है उसके अंदर क्या है? आपकी जो स्किन इंटैक्ट रहेगी, रेडनेस देखने को मिलती है। उसके बाद में जो सेकंड डिग्री बर्न होता है उसके अंदर आपको ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर देखने को मिलता है, और एपिडर्मिस कहीं कहीं पे डैमेज देखने को मिल सकती है। जो थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? थर्ड डिग्री बर्न के अंदर आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स वगैरह ये सारा बर्न देखने को मिलेगा। लेकिन फोर्थ डिग्री जो बर्न होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? बोन एक्सपोज हो जाएगी। तो दैट इज द फोर्थ डिग्री बर्न। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ डिग्री बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पेशेंट एडमिटेड विथ GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कंप्लेंट अबाउट हर्ट बर्न, नर्स एडवाइस टू पेशेंट फॉर रिलीफ दिस प्रॉब्लम। कि जो GERD की प्रॉब्लम है वो कैसे रिलीफ होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम। सेकेंड, टेक मील जस्ट बिफोर बेड टाइम। थर्ड वन, आफ्टर मील हेड एंड एलिवेटेड। और फोर्थ वन इज द अवॉइड मील। तो यहाँ पे GERD वाला जो पेशेंट होता है उसके लिए आपको क्या करना रहता है? आफ्टर मील हेड एंड को एलिवेट करना होता है, जिससे कि क्या है? रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A patient on antipsychotic drug therapy, after some time of start of medication, patient seen with spasm in neck around nurse understand which condition। तो स्पाज्म में नेक एंड मतलब माउथ के सराउंडिंग भी क्या हो रहे हैं? स्पाज्म हो रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है ना। तो ये यहाँ पे आपको स्पाज्म इन नेक होती है वो कौन सा होता है? यहाँ पे देखते हैं, जब अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपका डिस्टोनिया सबसे पहले दे रखा है। डिस्टोनिया में क्या होता है? डिस्टोनिया का मतलब होता है वहाँ पे दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। वो होती हैं आपकी, एक होती है टॉर्टिकोलिस। क्या होता है? टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है स्पाज्म, है ना। नेक मसल का स्पाज्म होना क्या होता है? टॉर्टिकोलिस कहलाता है। तो यहाँ पे टॉर्टिकोलिस किससे? डिस्टोनिया के अंदर। तो राइट आंसर आपका यही जाएगा। ठीक है, डिस्टोनिया। उसके बाद में अराउंड ओरल मतलब आइज, ओरल और आइज के बारे में यहाँ पे होता है। तो ऑक्यूलोजाइरिक क्राइसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑक्यूलोजाइरिक क्राइसिस, जिसके अंदर लेटरल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल आपको देखने को मिलते हैं। दैट इज द ऑक्यूलोजाइरिक क्राइसिस। वो भी आपका किसमें देखने को मिलेगा? डिस्टोनिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये देखने सिम्टम्स दिए, तो ये सब क्या है? ये डिस्टोनिया के अंदर आने वाले सिम्टम्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है न्यूरोलेप्टिक हाइपरथर्मिया। तो NMS जो होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम NMS वो क्या है? ये टोटल EPS का 1% ही होता है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर? हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर पायरेक्सिया। उसके बाद में कोमा जैसी कंडीशन हो जाती है, कोमा लाइक कंडीशन। हाइपर पायरेक्सिया के साथ कोमा लाइक कंडीशन, स्टूपर सी कंडीशन हो जाती है। और क्या? सीवियर मसल रिजिडिटी देखने को मिलता है। क्या होता है इसके अंदर? सीवियर मसल रिजिडिटी देखने को मिलता है। बहुत ही फैटल कंडीशन होती है किसकी? एंटीसाइकोटिक ड्रग के जो EPS होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट में से NMS न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसको न्यूरोलेप्टिक हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हाइपर पायरेक्सिया रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एकाथीसिया। एकाथीसिया आपको पता है क्या होता है? वॉकिंग एंड टॉकिंग वाला। ये क्या होता है? वॉकिंग एंड टॉकिंग। टोटल EPS का कितना? 40% होने वाला। टोटल EPS का 40% होने वाला क्या होता है? एकाथीसिया। ये यहाँ पे दिल्ली एम्स के सीधे से क्वेश्चन है एंटीसाइकोटिक ड्रग से। तो आपको क्या है, ये चीज़ें आपको सही तरीके से पढ़नी रहेगी। एंटीसाइकोटिक यानी कि साइकोफार्मा आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा नॉर्सेट के पेपर के लिए, चाहे कभी भी दो। नेक्स्ट पार्किंसोनिज्म। जो यहाँ पे स्यूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है
किसमें, ईपीएस के अंदर, ठीक है। ईपीएस किसका, जो एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट होता है, तो स्यूडो पार्किंसनिज्म यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही किया जाएगा, डिस्टोनिया सही जाएगा, जिसके अंदर टॉर्टिकोलिस एंड ओक्यूलोजारी क्राइसिस होता है, जिसमें स्पाज्म ऑफ द नेक देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से। ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन रेस्टलेसनेस सीन इन विच कंडीशन, तो रेस्टलेसनेस आपको कहाँ देखने को मिलती है, एकाथीसिया, जिसको बैठने तक का टाइम नहीं होता है, दैट इज वहाँ उसको रेस्टलेसनेस है ना। वॉकिंग एंड टॉकिंग वाला जो पेशेंट रहेगा उसके अंदर एकाथीसिया यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेशेंट एडमिटेड आईसीयू एडमिनिस्टर टीपीएन, व्हाट असेस फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ टीपीएन, है ना। तो आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट है और उसको टीपीएन चल रहा है, तो आप क्या असेस करोगे, क्या चीज़ का ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है असेस आइविलाइन फॉर फिल्ट्रेशन, सेकंड वन डायरिया, थर्ड वन हाइपरग्लाइसीमिया और वेट लॉस। तो बाकी सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे सही नहीं बैठ रहे। यहाँ पे क्या होता है, टीपीएन जो होता है उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसको असेस करना रहेगा टाइमली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेशेंट एडमिटेड इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, नर्स मॉनिटरिंग द लास्ट 24 आवर्स, यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml, टर्म इज नाउन एज। जब यूरिन आउटपुट 400 ml, तो अगर अपन नॉर्मल यूरिन आउटपुट की बात करें तो नॉर्मल जो होता है वो 30 ml पर आवर होता है। यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर नॉर्मली कितना होना चाहिए, 24 आवर्स से मोर देन 700 ml तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 400 ml, इट मीन्स ये कम है। कम है तो आपकी कौन सी टर्म यूज में लेते हैं, यहाँ पे आपका ओलिग्यूरिया सही जाएगा। क्या जाएगा, ओलिग्यूरिया, है ना। एन यूरिया का मतलब होता है जिसमें यूरिन कम बनता है या बनता ही नहीं है, बिलो 100 ml। ओलिग्यूरिया मतलब बिलो 400 ml, और पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन बनना, और नॉर्मल यूरिन आउटपुट तो यहाँ पे है ही नहीं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट के लिए क्या चाहिए आपको, 30 ml पर आवर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेशेंट ऑन एटीटी, है ना, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट पे है, नर्स मॉनिटर द रेड कलर यूरिन पास, नर्स अंडरस्टैंड द विच मेडिकेशन कॉज द कलर यूरिन। तो सीधा सीधा सा आंसर होता है रिफाम्पिसिन, जो मेडिकेशन होती है रिफाम्पिसिन, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के लिए। तो रिफाम्पिसिन क्या करती है, बॉडी सिक्रेशन को ऑरेंज करवा देती है। तो यहाँ पे रिफाम्पिसिन आपका राइट आंसर जाएगा, जिसमें आपको रेड यूरिन कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल और आइसोनियाजिड यहाँ पे नहीं जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में भी बात कर लें, क्या करती हैं, एट्थ क्रेनियल नर्व जो होती है, एट्थ क्रेनियल नर्व उसको डैमेज करती है, और क्या है यहाँ पे ओटोटॉक्सिसिटी करती है। क्या करती है, ओटोटॉक्सिसिटी। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट जो ड्रग है उसके बारे में बात करते हैं, इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल क्या करती हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है। क्या कराती है दोस्तों, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह करवाने बच्चों के अंदर नहीं देते हैं, बिलो 13 ईयर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, मतलब नहीं देना होता है। उसके बाद में बात करें INH मतलब INH होना चाहिए। तो INH क्या है, आइसोनियाजिड होती है। क्या होती हैं वो, आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड के बारे में, आइसोनियाजिड क्या होती हैं, आपके पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाने वाली ड्रग होती हैं। क्या करती हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं, आइसोनियाजिड होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम फटाफट से। ए नर्स वर्किंग इन ED accidentally nurse injured with HIV needle, what next action of the nurse। तो यहाँ पे क्या हो गया, HIV की निडल एक नर्स को चुभ गई है, अब क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले आपका क्या एक्शन रहेगा, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन देखते हैं, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है वॉश विथ रनिंग वाटर। वॉश विथ रनिंग वाटर इज द राइट आंसर। बाकी कंटिन्यू वर्किंग पेशेंट बेड साइड ऐसा नहीं करना होता है। स्क्वीज इंजरी साइड ये भी नहीं करना होता है। सकिंग इंजरी साइड ये भी नहीं करना होता है, वो तो सेम हो गया। तो यहाँ पे आपका सही क्या रहेगा, वॉश विथ रनिंग वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। फ्रोजन बायोप्सी प्रिजर्वेशन डन विथ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था। फ्रोजन बायोप्सी, सबसे पहली बात है फ्रोजन बायोप्सी करवाते कहाँ हैं। तो स्पेशली जब अपने को देखा जाए कैंसर, जैसे क्या होता है, सस्पेक्शन होता है। कैंसर में क्या होता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है ना, तो उसके लिए सस्पेक्टेड कैंसर होता है। तो उस कंडीशन में बायोप्सी में भी सस्पेक्टेड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर्स वहाँ पे फ्रोजन बायोप्सी की एडवाइस करता है। और फ्रोजन बायोप्सी के लिए क्या करना होता है आपको, फ्रोजन बायोप्सी किस सॉल्यूशन में भेजते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में फ्रोजन बायोप्सी नहीं भेजते हैं, नॉर्मल सेलाइन और H2O2 और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा नॉर्मल सेलाइन, है ना। फ्रोजन बायोप्सी को किस में भेजते हैं, नॉर्मल सेलाइन में भेजते हैं, कोई दूसरा प्रिजर्वेटिव यहाँ पे नहीं डालते हैं ना। नॉर्मल सेलाइन इज द राइट आंसर रहेगा फ्रोजन बायोप्सी के लिए। फ्रोजन बायोप्सी क्या होती है, कोई सस्पेक्टेड कैंसर जो होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर में से
टिश्यूज या जो ट्यूमर जो भी है उसको निकाल के आप फ्रोजन के लिए भेजते हैं, और फ्रोजन में आपको पता चलता है कि ये सेल किस टाइप की है, और जिस टाइप की सेल होती है वो कैंसरस सेल है कि नहीं है, वो वहाँ पे क्या है पैथोलॉजिस्ट देख के बताएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये फ्रोजन बायोप्सी होता है और उसमें आपको नॉर्मल सेलाइन में ही भेजना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। राफेल जेट कैम फ्रॉम विच कंट्री। तो जो राफेल जेट है वो कहाँ से आए, सबको पता है कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। और कहाँ लैंड किए गए थे, अंबाला के अंदर लैंड किए गए थे। दोनों क्वेश्चन आए एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में मतलब ये तो आपने किया है, अच्छे से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। एलर्जी स्किन टेस्ट डन बाय इंट्राडर्मल, व्हाट द रीजन फॉर इट। कि जो एलर्जी स्किन टेस्ट होता है उसको इंट्राडर्मल क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। पहला ऑप्शन है इंट्राडर्मल हैज़ रैपिड एब्जॉर्प्शन रूट, नहीं होता है। नेक्स्ट इज द इंट्राडर्मल हैज़ स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन। थर्ड वन इज द इंट्राडर्मल रूट इज फास्ट एक्टिंग रूट ऑफ मेडिकेशन। फोर्थ वन इज द नन। तो यहाँ पे जो रहेगा कि स्किन के अंदर करने का कारण होता है कि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। अगर एकदम से होगा तो क्या करेगा, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डिटेरियोरेट कर देगा। तो यहाँ पे आपका जब स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो पेशेंट के जो सिम्टम्स आएंगे तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एलर्जी जो स्किन आप अगर अपने को करना है ना, AST वगैरह करने हो तो अपन कहाँ इंट्रा डर्मली करते हैं। ठीक है, उसका कारण यही होता है कि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर पेशेंट का कंडीशन वर्स्ट होने लगे तो अपन आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्लो एब्जॉर्प्शन तो धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्फी साइन सीनी। तो मर्फी साइन जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो मर्फी साइन आपका कोलेसिस्टाइटिस के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मर्फी साइन क्या होता है, मर्फी साइन में क्या होता है, जो कोस्टल एंगल यहाँ पे अपन लीवर के जस्ट इन्फीरियर क्या होता है, लीवर जो होता है लीवर के जस्ट इन्फीरियर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। जब गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो क्या हुआ, यहाँ इसी के जस्ट ऊपर में डायफ्राम होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है अपन यहाँ इस कोस्टल एंगल में जो 9th to 10th रिब्स जो होती है उसमें यहाँ पे नीचे जहाँ लीवर लोकेटेड होता है उस पर क्या करते हैं, अपना हैंड को प्रेस कर देते हैं और फिर पेशेंट को बोलते हैं इंस्पायर करने को। लेकिन जब पेशेंट इंस्पायर करता है उसको पेन फील होता है, जो पेन होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, मर्फी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्फी साइन। ये मर्फी साइन कहाँ देखने को मिलता है, कोलेसिस्टाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो। ये जो इमेज दे रखी है क्या इमेज है, ऑप्शन बात है एपिसियोटोमी, मायोसीजर, डिसेक्शन सीजर या फिर प्लास्टर कटिंग सीजर। तो ये कौन सी सीजर है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो ये आपकी एपिसियोटोमी सीजर है। कौन सी, एपिसियोटोमी सीजर। एपिसियोटोमी करने के लिए काम आती है, जिसका जो एक एंड है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है, जो मतलब अंदर इंजरी नहीं करवाएगा। तो ये एपिसियोटोमी सीजर आपका इस तरीके से होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। केमिकल नेम ऑफ वाटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है कि केमिकल नेम क्या होता है, वो आपका H2O होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गैंग्रीनस एक्सट्रीमिटी डिस्कार्डेड इन विच BMW बिन। तो जो गैंग्रीनस एक्सट्रीमिटी होती है उसको कहाँ डालना होता है, तो उस गैंग्रीनस एक्सट्रीमिटी के लिए आपको कोई भी एक्सट्रीमिटी हो, चाहे गैंग्रीनस हो चाहे कैसी हो, आपको कहाँ डालनी है, BMW जो है गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग येलो बैग के अंदर सारा जाएगा। जो ह्यूमन टिश्यू जो होता है वो सारा कहाँ जाएगा, ह्यूमन टिश्यू पार्ट, बोन, एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ जाएगी सारी, वो आपकी येलो के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, येलो इज द राइट आंसर। गैंग्रीनस हो भले चाहे कैसी हो, कहाँ जाएगा, येलो में जाएगा। रेड के अंदर अब क्या है, वो सारा BMW की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्यूब्स एंड कैथेटर वगैरह वो सारी चीज़ें। ब्लू के अंदर क्या है, जो एम्पूल्स जो रहते हैं वो आपका ब्लू में जाएगा, और ब्लैक के अंदर आपका नॉर्मल जो रहता है आपका सेग्रीगेशन का, वो यहाँ पे ब्लैक में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बात करते हैं। ये BMW आपको अच्छे से देख लेना होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो। ये जो इमेज है ये कौन सा इमेज है, ये देखना है। तो ये जो इमेज है आपका कौन सा है, पहले बात करते हैं सिम्स स्पेकुलम, दूसरा है कस्को स्पेकुलम, थर्ड इज द नेजल और फोर्थ इज द वॉल्सेलम। तो ये देखा जाए तो ये कौन सा है आपका, ये कस्कोस्पेकुलम है। और कस्कोस्पेकुलम वेजाइनल एग्जामिनेशन में काम में लिया जाता है। कहाँ काम में, वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर काम में लिया जाता है आपका कस्कोस्पेकुलम। ठीक है, स्पेशली जब सर्विस का एग्जामिनेशन करना हो तब आपको क्या है, ये कस्कोस्पेकुलम यूज में लेना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका कस्कोस्पेकुलम इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। वाई कैटगट इज बैन इन यूरोप एंड जापानीज कंट्रीज। कैटगट को यूरोप एंड जापानीज कंट्रीज के अंदर बैन क्यों किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ड्यू टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ शीप, ऐसा नहीं होता है।
नेक्स्ट है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बिकॉज कैटगट कॉज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। थर्ड वन इज द बिकॉज इट्स एब्जॉर्प्शन इज टू लॉन्ग। फोर्थ वन इज द इट कॉज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इन मैनी पीपल। तो जो ऑप्शन थे आपके वो कुछ भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो क्या है, कैटगट। क्यों बैन किया गया है वहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी कॉज करता है, इसलिए वहाँ पे कैटगट को बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये आपके क्या थे, ये 70 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए हैं पूरे कंप्लीट। और 70 क्वेश्चंस जो कि क्या है, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं।